नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाइन्थ क्लास में हमने ये तीनों पढ़े हैं। p इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो नाइन्थ क्लास में तो जब हमने वेक्टर्स वगैरह नहीं पढ़ा था तो हमको ये तीनों इक्वेशंस दो डायरेक्शंस लेके समझा दी गई थी। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, एक को नेगेटिव मान लिया था। लेकिन अब हमने वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिया है तो इनको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, तो इनके डेरिवेशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। और इन सारी इक्वेशंस में जो है वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेंगे हम। ये सारी इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं। तो यहाँ पर मान लो पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर u वेलोसिटी से चल रहा था और t इक्वल टू टी पर v वेलोसिटी से चल रहा है और एक्सेलरेशन इसकी a है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो ये वाली जो इक्वेशन है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये हर जगह वैलिड है। बट ये जो हम डिराइव करेंगे ये वाली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी और जो बाकी की दो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वो सब हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो डी टी को इस साइड ले जाएंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और एक्सले जो टाइम की वैल्यू लिमिट डालेंगे हम, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी जा रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही, इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी वी है, तो यू से वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी यू से वी। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी और लिमिट हो जाएगी यू से वी। और एक्सलेशन कांस्टेंट है इसलिए एक्सलेशन बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और लिमिट टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी। तो यहाँ पर आएगा v माइनस यू और a इंटू टी माइनस जीरो, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से ये इक्वेशन डेराइव हो गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये v u और a तीनों वेक्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे। फिर सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या s यहाँ पर है पोजीशन और u a और t तो बता ही दिए हैं। तो मान लो t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल s इक्वल टू जीरो पर था और कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, t इक्वल टू टी पर s इक्वल टू s हो गया और फाइनल वेलोसिटी हो गई v और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी। तो डी टी को एक इस साइड ले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ, पोजीशन की लिमिट जीरो से एस तक और टाइम की लिमिट जीरो से टी तक। तो डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस और यहाँ पर v की जगह हम यू प्लस ए टी रख देंगे, क्योंकि पिछली क्वेश्चन हमने डराइव कर ली v इक्वल टू, हमने यू प्लस ए टी डराइव कर लिया है, तो हम v की जगह यू प्लस ए टी रख देंगे। तो u प्लस ए टी को हम इसके इंटीग्रेशन को हम खोल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ u में जो u तो कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो जीरो से t लिमिट पुट करेंगे, तो ये लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले dt का इंटीग्रेशन t और u कांस्टेंट है जो u इंटू टी प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है तो ये a बाहर आ जाएगा और t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। तो वन बाई टू ए टी स्क्वायर, फिर लिमिट पुट करेंगे जीरो से टी और यहाँ जीरो से एस, तो ऐसा आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेरिवेशन आपको ध्यान में नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि इन सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। हालांकि अभी तो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो अ, सिर्फ प्लस और माइनस साइन का ही ध्यान रखना पड़ेगा। बट जब टू डी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में रहेगा, तो उस टाइम पर हमको एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे और एक डायरेक्शन को माइनस। तो एक हो जाएगा प्लस, जैसे एक्स एक्सिस है तो एक प्लस आई कैप और एक माइनस आई कैप। तो अभी तो बन डी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टू डी के लिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। फिर थर्ड इक्वेशन आती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बट वेक्टर फॉर्म में ये होता है जो टू ए एस होता है वो टू ए डॉट एस से आता है।
जो ए एस लिखा है हमने वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, बट वो कहाँ से ड्राइव होता है, ए डॉट एस से। ए डॉट एस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस और कॉस थीटा, थीटा है उनके बीच का एंगल। तो हम 9th क्लास में क्या करते थे, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और अगर ए और एस अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो हम माइनस साइन लगा देते थे यहाँ, और दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे तो प्लस लगा देते थे। तो जब हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा था तो इसलिए इस तरीके से समझ लिया था, बट वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये रियल इक्वेशन है, वी डॉट वी इक्वल टू यू डॉट यू प्लस टू ए डॉट एस। तो वी डॉट वी क्या होता है, वी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वी का स्क्वायर, और यू डॉट यू होता है यू स्क्वायर, और टू ए डॉट एस। ए डॉट एस क्या होगा, ए इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा उनके बीच का एंगल। तो अब वन डायमेंशन में है तो थीटा या तो जीरो होगा सेम डायरेक्शन, या फिर 180 होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर थीटा 180 है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन और पोजीशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। और अगर थीटा जीरो है मतलब सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और पोजीशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और जैसे यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया तो जो ए और एस है ना वो मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, हम साइन के साथ पुट नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। तो आप जनरली जो है वो इस इक्वेशन को याद रख लो, वी स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस कॉस थीटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा कॉस 180 माइनस वन होगा और कॉस जीरो वन होगा। तो इसका डेरिवेशन ये है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो अब यहाँ पर टाइम का टर्म नहीं है यहाँ पर भी कहीं पर, वी और यू और एस, वी यू एस और ए इन चार टर्म्स में है, और थीटा। तो यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके को क्वेश्चन किया था, एक ए इक्वल टू ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया था और हमको वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया था, डीवी बाई डी टी को क्या लिखा था, डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है, ऐसे हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है वी, और डीवी बाई डी एस वैसा का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ से डी एस को इस साइड ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, और लिमिट जीरो से एस और यू से वी। तो यहाँ पर एस इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी थी यू, जो एस इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी थी वो यू, और एस इक्वल टू एस पर जो वेलोसिटी है वो वी, और एक्सेलरेशन ये है। तो यहाँ ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन एस और लिमिट जीरो से एस। यहाँ पर वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू लिमिट यू से वी, और पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। टू इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू ए डॉट एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन याद रखनी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए डॉट एस। तो ए डॉट एस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन और पोजीशन तो प्लस आ जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये भी ग्रेविटी को हम ग्रेविटी तो आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन, उसमें आपको मिलेगा कि ग्रेविटी की जो है जी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है हाइट के साथ और अर्थ के रोटेशन के साथ। बट यहाँ पर हम छोटी हाइट्स के बारे में ही बात करेंगे, मतलब जब भी हम कोई भी मोशन होगा वो अर्थ से ज़्यादा हाइट पर नहीं होगा, बस छोटी हाइट पर होगा, तो हम जी को कांस्टेंट ही मानेंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, और उसका वैल्यू या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। और ग्रेविटी जो है ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। तो ये हमने अजम्पशन माना है, तो सबसे पहले हमको कोई भी दो डायरेक्शन को अज्यूम कर लेना है। जैसे हम इस डायरेक्शन में इस केस में हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस वाई मान लिया और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई। तो कोई भी आपको दो डायरेक्शन एक प्लस और एक माइनस अज्यूम कर लेनी है। तो हमने इस बार ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको प्लस और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई ये अज्यूम कर लिया है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगती है हमेशा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस जी या फिर माइनस जी जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस जी जे कैप, जी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और माइनस से डायरेक्शन। तो ये जैसे ये ग्राउंड है या फिर एस इक्वल टू जीरो पोजिशन, तो इससे ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है।
और इससे जो नीचे है वो नेगेटिव। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी, तो अगर हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली जो अजम्पशन किया है ये हमने लाइन ऑफ मोशन, मतलब जो पार्टिकल है वो इस लाइन में मोशन करेगा, ऊपर और नीचे। मतलब किसी भी हम बॉल को फेंकेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे, वो नीचे के लौट के नीचे आएगी वापस। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस वाई और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई। तो ये आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। आप ऊपर वाली डायरेक्शन को माइनस वाई भी ले सकते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस वाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर एक बार ये एज्यूम कर लिया तो पूरे क्वेश्चन में यही एज्यूम करके सारे साइंस को डिफाइन करिएगा। अगर ऊपर वाली को प्लस और नीचे माइनस किया है तो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सब ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होंगे। तो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards with speed u. Find maximum height, time taken to reach maximum height and time taken to reach back to initial position. तो एक बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया u वेलोसिटी से, तो हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो एक आप बॉल को फेंकेंगे तो वो कुछ ऊपर कुछ हाइट तक जाएगी और वहां पर रुक जाएगी, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वापस लौट के आ जाएगी। तो जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, उस पोजीशन पर ही मैक्सिमम हाइट होगी उसकी। तो हमने एक बॉल को फेंका, वो किसी पॉइंट पर जाकर रुकी और वापस आ गई, तो इस पॉइंट पर ही हमको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो ये हमको ये वाली हाइट निकालनी होगी। तो अब हाइट निकालनी है और हमको स्पीड दी गई है और डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है, मतलब हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस। यहाँ पर हमको फाइनल वेलोसिटी पता है जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यू, और एक्सलेशन हमको पता है जी नीचे की डायरेक्शन में, और पोजीशन हमको मतलब हाइट हमको फाइंड करनी है। तो मान लो ये वाली जो पोजीशन है वो एस इक्वल टू जीरो है, और ये वाली पोजीशन है एस इक्वल टू एच, एच है। तो एस इक्वल टू एच जे कैप, अगर ये वाली डायरेक्शन प्लस वाई है और ये वाली डायरेक्शन माइनस वाई है तो ये इधर पर पोजीशन हो जाएगी एस इक्वल टू एच जे कैप, और यहाँ पर एस इक्वल टू जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यू स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एस पोजीशन कितना है, ये कितना है एच, और कॉस ऑफ एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, एक्सलेशन नीचे डायरेक्शन में और पोजीशन ऊपर की डायरेक्शन में, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो यहाँ से एच की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो हाइट हमको ये मिल गई। फिर सेकंड पूछा है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर टाइम का जिक्र है, तो अब या तो ये वाली इक्वेशन का यूज होगा या फिर ये वाले इक्वेशन का यूज होगा। तो अब हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यू जे कैप, और प्लस एक्सलेशन नीचे की डायरेक्शन में है तो माइनस जी जे कैप इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से आ जाएगी यू अपॉन जी। फिर टाइम टेकन टू रीच बैक टू इनिशियल पोजिशन। तो एक बॉल को बॉडी को एक थ्रो किया, वो यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर वापस नीचे की तरफ आई और वापस इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पर आ गई। तो यहाँ पर इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ऊपर तक गई और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होके और वापस इसी पॉइंट पर आ गई। तो वापस इसी पॉइंट पर आ गई, तो उसका जो पोजीशन, इसको हमने मान लो पोजीशन एस इक्वल टू जीरो माना है, तो वापस इसकी जो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, जीरो। तो ये वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, जीरो। तो जीरो इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी थी यू जे कैप इंटू टी प्लस हाफ, एक्सलेशन क्या है माइनस जी नीचे की डायरेक्शन, माइनस जी जे कैप इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से एक टी को कॉमन लेंगे तो यू जे कैप माइनस जी बाई टू इंटू टी जे कैप। तो यहाँ से टी या तो जीरो आएगा या टी यू बाई जी। तो टी इक्वल टू जीरो मतलब टी इक्वल टू जीरो मतलब एस इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल एक तो इनिशियल टाइम पर था टी इक्वल टू जीरो जब स्टार्ट किया था, और एक टी यू बाई जी टाइम पर था। तो हमने एस इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व किया है टाइम, मतलब
एस इक्वल टू जीरो किस किस टाइम पर था, तो एक तो जब स्टार्ट हुआ था मोशन, यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ था, तो टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल एस इक्वल टू जीरो पर था। फिर पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आया, फिर एस इक्वल टू जीरो पर, तो ये वाला टाइम टू यू बाई जी हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो टू यू अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसी क्वेश्चन का पूरा जो किस टाइम पर क्या था, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू जीरो पर थे, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो फाइनल पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इनिशियल टाइम क्या था टी इक्वल टू जीरो पर, उसकी वेलोसिटी थी यू, फिर वो ऊपर गया और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पर टाइम क्या था यू बाई जी, और हाइट क्या होगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। फिर वापस आएगा नीचे, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा टू यू बाई जी। तो जो टोटल टाइम टी यू बाई जी है, और ऊपर जाने का टाइम मतलब टाइम ऑफ असेंट, असेंट मतलब ऊपर जाने का जो टाइम, वो था यू बाई जी। तो नीचे आने का टाइम कितना होगा टू यू बाई जी माइनस यू बाई जी इक्वल टू यू बाई जी। तो यहाँ से जो ऊपर जाने का टाइम है वही नीचे जाने का टाइम है, तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये वैक्यूम का केसेस है। रियल रियल लाइफ में टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रैग आ जाता है इस कारण से। लेकिन यहाँ पर कोई भी एयर ड्रैग कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ पर जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे में आने में लगेगा। और जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो थी, वही वेलोसिटी वापस जब इस पॉइंट से जाएंगे तब भी यही वेलोसिटी होगी। तो जो वेलोसिटी एट इक्वल टू जीरो क्या थी यू, तो वेलोसिटी एट इक्वल टू टू यू बाई वी, मतलब वापस जब इस पॉइंट पर आएगा तो वो क्या होगी यू प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी और टाइम टू यू बाई जी, तो वहां से माइनस यू जे कैप, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम मैग्नीट्यूड। तो इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर थी, तो फाइनल वेलोसिटी जब वापस नीचे आएगा तो यू नीचे की डायरेक्शन में होगी, और हाइट जो रीच करेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाय टू जी। अगला क्वेश्चन। A stone is dropped from a tower of height h. Find time taken to reach ground speed just before hitting ground। तो एक स्टोन है, उसको हाइट एच के एक टॉवर है उससे नीचे ड्रॉप कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। तो हमसे पूछा है कि उसको छोड़ने के बाद जो फाइनल जब वो ग्राउंड पर आ जाएगा तो उतना जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम होगा, और स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड पूछी, मतलब ग्राउंड से जस्ट बिफोर पहुंचने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहला पार्ट है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, वो निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्सलेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो इस बार हमने क्या किया, क्योंकि मोशन नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने नीचे के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब है, तो हमने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। और जो टॉप पॉइंट है वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ से रिलीज किया गया तो टी इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट टी इक्वल टू जीरो है, और एस इक्वल टू जीरो भी इसी पॉइंट को मान लिया, इनिशियल पोजिशन जीरो। तो इस पॉइंट से रिलीज किया गया, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टाइम निकालना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इधर एस इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पर एस इक्वल टू क्या है एच, एच जे कैप, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो एस इक्वल टू जीरो जहाँ था, तो ये पोजीशन क्या होगा एस इक्वल टू एच जे कैप। तो यहाँ पर हम टाइम निकालना है, तो अ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें हमको वी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले वी निकाल लेंगे। तो स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से टी आराम से आ सकता है।
हालांकि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन से भी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमको पोजीशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम निकालना है तो उस इक्वेशन से आ जाएगा। बट हमको क्योंकि स्पीड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो हम पहले स्पीड ही निकाल ले रहे हैं, तो सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर इस फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी को इस इक्वेशन में रख के टाइम भी आसानी से आ जाएगा। तो पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो वी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सलेशन है नीचे की डायरेक्शन में और पोजीशन भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 2gh cos 0 1 होता है, तो यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ पर cos 0 प्लस 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस 1 है। अगर यहाँ पर ए डॉट एस क्या होता है, ए एस कॉस थीटा, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो यहाँ पर क्या आता है, कॉस 180, तो यहाँ पर फाइनली 0 - 2gh आ जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री है, तो प्लस 2gh cos 0, cos 0 होता है +1, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा साइन। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2gh के इक्वल, तो वी हो जाएगा √2gh। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो नीचे की डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो √2gh जे कैप, नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बाय लिया है, तो प्लस जे कैप। फाइनल वेलोसिटी मिल गई, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी √2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा √2gh जे कैप आएगा यहाँ पर इक्वल टू 0 प्लस जी जे कैप इंटू टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा √2gh/g इक्वल टू √2h/g, मतलब अंडर रूट के अंदर 2h/g, 2h/g 2h/g पूरे अंडर रूट के अंदर है, तो ये टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। तो अब उसका जो पूरा का पूरा जो भी फॉर्मूले से यहाँ से ड्राइव हुए, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी टाइम 0 पे, और एस इक्वल टू 0 इस पॉइंट को हमने माना था, तो यहाँ से हमको ड्रॉप किया था बॉल को, तो हाइट एच पर से ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, √2h/g, और जो नीचे पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, √2gh। तो ये जनरल फॉर्मूला है अगर किसी पार्टिकल को हाइट एच के टॉवर से ड्रॉप किया गया है। तो टाइम का फॉर्मूला ये है और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। हालांकि आप इन फॉर्मूले से जाके ये ड्राइव करोगे तो वही अच्छा रहेगा, ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चाहे तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम सेविंग होगा। हालांकि इससे इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट इससे भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a speed ball is thrown vertically upwards with speed 5 मीटर पर सेकंड from a tower of height 20 मीटर। तो एक 20 मीटर का हाइट का एक टॉवर है, तो उसके ऊपर खड़े होके एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये पोजीशन को हमने ऐसे इक्वल टू 0 मान लिया, और तो जहां से मोशन स्टार्ट होता है हम उस पॉइंट को हम ऐसे इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो और t इक्वल टू 0 और ऐसे इक्वल टू 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड दी है और ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी, तो यहाँ से पार्टिकल जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ देर बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी यहाँ पर 0 हो जाएगी और फिर वापस नीचे आएगा और ग्राउंड को टच करेगा। 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऊपर जाते जाते फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और कुछ हाइट एच अटेन कर ली, टॉवर से कुछ हाइट एच ऊपर तक गया और फिर वापस नीचे आ गया। तो ये एस इक्वल टू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू एच जे कैप। यहाँ पर हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस वाई और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई, तो यहाँ पर एस इक्वल टू एच जे कैप, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जे जे कैप। और जब फाइनली यहाँ पर आ जाएगा तो ये एस इक्वल टू 0 पर नीचे की डायरेक्शन में है, एस इक्वल टू 0 से नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आएगा और मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो -20 जे कैप। ये फाइनल पोजीशन है। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड रीच्ड बाय बॉल, तो हमको h + 20, तो h मिल जाएगा, तो h + 20
आ जाएगी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से हमको देखना है ये टोटल हाइट, वो हो जाएगी h+20। तो h निकालेंगे तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a.s फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2g, एक्सलेशन है g, और पोजीशन है यहाँ पर फाइनल, ये इधर पर पोजीशन क्या है h, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पोजीशन इस डायरेक्शन में है और एक्सलेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो एंगल है 180 डिग्री। तो प्लस 2gh cos 180, तो ये cos 180 क्या है, -1, तो 25 माइनस 2gh, तो h आ जाएगा 25/20, 1.25 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगा 20 प्लस 1.25, 21.25 मीटर। फिर सेकंड पूछा है टाइम व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब इस पॉइंट से हमने बॉल को फेंका, फिर ऊपर गई, वेलोसिटी 0 हुई और वापस आने लगी, और वापस इस पॉइंट से जब जो ट्रेवल करेगी ये बॉल, तो उस वो कौन सा टाइम होगा, मतलब जब वापस इस पोजीशन पर आ जाएगी बॉल तो वो टाइम निकालना है हमको। तो फाइनल पोजीशन, मतलब इस पॉइंट को हमको फाइनल पोजीशन कंसिडर करना है, तो ये फाइनल पोजीशन क्या है, एस इक्वल टू 0 ही है। इनिशियल भी एस इक्वल टू 0 थी और बॉल ऊपर गई और वापस यहाँ आई, तो फाइनल पोजीशन भी 0 है। तो हम एस इक्वल टू 0 रख देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन में थे 5 जे कैप, इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, -g/, तो -g/, रख देंगे और t²। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 1। तो 0, क्योंकि s इक्वल टू 0 पर पहले t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 पर था, और फिर t इक्वल टू 1 पर जब वापस अ, दोबारा यहाँ पर इस पॉइंट पर आया। इनिशियली t इक्वल टू 0 पर था, पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया, फिर ऊपर गया और फिर वापस t इक्वल टू 1 पर यहाँ पर वापस आ गया, तो t इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो इस पॉइंट से हमने बॉल को फेंका, ऊपर गई बॉल और वापस नीचे आई, तो इस पॉइंट पर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a.s लगाएंगे, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमने v मान ली। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से थ्रो किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी थी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन किस डायरेक्शन में, s इक्वल टू 0 से इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस नीचे की डायरेक्शन में, और एक्सलेशन भी नीचे की डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सलेशन और पोजीशन, तो cos 0, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो प्लस 2 इंटू ए क्या है 10, जी को हमने 10 मान लिया, और पोजीशन कितनी, s इक्वल टू 0 से यहाँ कितना है 20। पिछले केस में क्या था कि पार्टिकल को हमने कौन सा वाला मोशन कंसिडर किया था, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में s इक्वल टू 0 से इस पॉइंट तक, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पर पोजीशन ऊपर वाली डायरेक्शन में थी और एक्सेलरेशन नीचे डायरेक्शन में थी, तो हमने cos 180 लिया था। बट इस केस में जो है पोजीशन भी नीचे की डायरेक्शन में है, फाइनल पोजीशन तो नीचे ही आ रही, तो फाइनल पोजीशन भी नीचे की डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो cos 0 आएगा। तो यहाँ पर v² इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, यहाँ पर ये कितना है 20 है, तो वेलोसिटी आ जाएगी √425, और स्पीड पूछी है तो स्पीड हो जाएगी √425, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो -√425 जे कैप, माइनस जे कैप डायरेक्शन हो जाएगी, और √45 जो कि मैग्नीट्यूड है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, तो √425 हो जाएगा स्पीड ऑफ द बॉल। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स 28 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंका गया था, तो इसका जो मोशन हो जाएगा ये वाला, ये ऊपर जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी और वापस नीचे आ जाएगी। हमसे पूछा गया है कि 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले हमको इसकी स्पीड बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम होगा वो हम निकाल लेंगे, और उसमें से 1 सेकंड हम सब्ट्रैक्ट करके उस टाइम की वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो जो मैक्सिमम हाइट पर क्या टाइम होगा उस निकालने के लिए वेलोसिटी 0 है फाइनल मैक्सिमम हाइट पर, तो v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 28 है और एक्सलेशन -g है, -g जे कैप, क्योंकि
नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव और ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो -10 और इंटू टी, तो टी आ जाएगा 2.8 सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टाइम होगा वो 2.8 सेकेंड होगा। अब हमको पूछा है 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मतलब 2.8 सेकेंड पर यहाँ पर है, इससे 1 सेकेंड पहले कहाँ पर होगा, 1.8 सेकेंड पर यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इस पॉइंट पर हमसे स्पीड पूछी गई है, तो इस पॉइंट पर हमसे स्पीड पूछी गई, तो अब हमको वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम टाइम इक्वल टू 1.8 सेकेंड पुट कर देंगे, क्योंकि 2.8 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पर टाइम है। हमसे पूछा है 1 सेकेंड बिफोर मैक्सिमम हाइट, तो 2.8 माइनस 1.8 सेकेंड। तो p इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 28 जे कैप, एक्सेलरेशन है -10 जे कैप और टाइम 1.8, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी और स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टैप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स at 1 second intervals. Find the distance between third and fifth drop when sixth drop is just coming out from tap. तो एक टैप है जिसमें से पानी की बूंदें गिर रही हैं, 1 सेकंड के इंटरवल के बाद हर बूंद गिरती है, मतलब एक बूंद गिरी उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरेगी, फिर उसके 1 सेकंड बाद तीसरी, ऐसे गिर रही। तो हमको फाइंड करना है कि थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितना होगा जब सिक्स ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टैप टैप होगी। तो यहाँ से ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब ये जो फर्स्ट ड्रॉप इनिशियली थी वो नीचे आ गई, ये जो सेकंड ड्रॉप आई थी वो नीचे यहाँ आ गई, फिर जो थर्ड ड्रॉप थी यहाँ, और फोर्थ ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप के बाद, जो है फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगी, और जो फोर्थ ड्रॉप है वो यहाँ आ जाएगी, थर्ड ड्रॉप जो है यहाँ आ जाएगी, और सेकंड ड्रॉप यहाँ, और फर्स्ट ड्रॉप और नीचे। तो अब ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ आ गई, सेकंड ड्रॉप ये, थर्ड ड्रॉप ये, फोर्थ ड्रॉप ये, और फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पर आ गई। तो हमसे पूछा है व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट, तो अभी फिफ्थ ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट है, अब सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट हो गई, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंच गई, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, और सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट। अब पूछा है हमसे कि थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस बताओ, जब सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट है, तो थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो थर्ड ड्रॉप ये है, थर्ड ड्रॉप ये है, और फोर्थ ड्रॉप ये है। तो ये सबसे पहले यहाँ से रिलीज हुई थी, फिर ये नीचे यहाँ पर गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ, और फिर फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पर आ गई। तो और इन सब के बीच में जो टाइम इंटरवल वो कितना, 1 सेकंड, एक सेकंड बाद ये रिलीज हुई है। तो इनके बीच में टाइम गैप है 1 सेकंड का, मतलब फर्स्ट ड्रॉप रिलीज हुई उसके बाद 1 सेकंड बाद सेकंड ड्रॉप रिलीज हुई, तो इन दोनों के बीच में हमेशा 1 सेकंड का गैप रहेगा। फिर सेकंड ड्रॉप के 1 सेकंड बाद थर्ड ड्रॉप रिलीज हुई, थर्ड के 1 सेकंड बाद फोर्थ, फोर्थ के 1 सेकंड बाद फिफ्थ, और फिफ्थ के 1 सेकंड बाद सिक्स्थ ड्रॉप। तो अब सिक्स ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट है, तो अब हमसे फिफ्थ ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो हम पहले फिफ्थ ड्रॉप की पोजीशन निकाल लेंगे। तो मान लो जो ये सिक्स ड्रॉप के फिफ्थ ड्रॉप के 1 सेकंड बाद सिक्स ड्रॉप ड्रॉप मतलब नीचे गिरनी शुरू हुई होगी, तो जो टाइम इंटरवल है इनके बीच में 1 सेकंड का हुआ होगा, मतलब सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट बाहर निकलनी चालू हुई, मतलब फिफ्थ ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम होगा, 1 सेकंड, जब तो सिक्स ड्रॉप स्टार्ट हुई है, मतलब फिफ्थ ड्रॉप के 1 सेकंड बाद सिक्स ड्रॉप करेगी, तो सिक्स ड्रॉप जस्ट गिरने वाली, मतलब फिफ्थ ड्रॉप को 1 सेकंड गिरे हुए हो गया, मतलब फिफ्थ ड्रॉप जो है वो 1 सेकंड का टाइम ले चुकी है ड्रॉप होने के बाद। तो 1 सेकंड हो चुका है, तो इसकी पोजीशन निकाल लेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी फिफ्थ ड्रॉप जब जस्ट कमिंग आउट थी, फिफ्थ ड्रॉप जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और एक्सलेशन थी नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो 10 जे कैप, और टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो जब फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, और यहाँ पर आ गई, और सिक्स ड्रॉप यहाँ पर आ गई, तो अब सिक्स ड्रॉप जस्ट निकलने वाली, तो इसको टाइम कितना लग गया, 1 सेकंड का, क्योंकि 1 सेकंड का इंटरवल दिया गया है ना। तो सिक्स ड्रॉप जब जस्ट कमिंग आउट है, तो फिफ्थ ड्रॉप को कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम 1 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज, एक्सेलरेशन 10 है, तो जो फिफ्थ ड्रॉप की पोजीशन आ जाएगी 5 जे कैप आ जाएगी। और
थार्ड ड्रॉप की ऐसे ही सेम पोजीशन निकालेंगे तो थार्ड ड्रॉप को अब कितना टाइम हो गया होगा, जब सिक्स ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट है तो थार्ड ड्रॉप को कितना टाइम हो गया होगा। थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच में कितना टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 1, और फिफ्थ और सिक्स के बीच में भी 1। तो ये टोटल टाइम थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए कितना हो गया, 3 सेकेंड का। मतलब थर्ड ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट होगी जब जब मान लो टी इक्वल टू जीरो था, मान लो थर्ड ड्रॉप यहाँ थी टी इक्वल टू जीरो, 1 सेकेंड बाद थर्ड ड्रॉप यहाँ आई और फोर्थ ड्रॉप ऊपर आ गई तो 1 सेकेंड हो गया। फिर थर्ड ड्रॉप नीचे आई, फोर्थ ड्रॉप उसके ऊपर और फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पर, तो 2 सेकेंड हो गए। थर्ड ड्रॉप यहाँ आई, उसके ऊपर फोर्थ ड्रॉप, उसके ऊपर फिफ्थ ड्रॉप और उसके ऊपर सिक्स ड्रॉप, तो अब कितने हो गए, 3 सेकेंड हो गए। तो थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया, 3 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम हम 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, एक्सलेशन 10 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है इसलिए एक्सलेशन 10 जी कैप। तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप की पोजीशन आ जाएगी 45 नीचे की डायरेक्शन में, तो 45 जी कैप। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 45 माइनस 5, 40 मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में। तो हम जब सिक्स ड्रॉप गिर रही होगी जब हमने उस इंटरवल को, मतलब जैसे फिफ्थ ड्रॉप के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो जब फिफ्थ ड्रॉप गिरी होगी उसको हमने टी इक्वल टू जीरो मान लिया, और उसके बाद जब सिक्स्थ ड्रॉप आई तो 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया। अब थर्ड ड्रॉप के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो थर्ड ड्रॉप जब गिरी, जब बिल्कुल जस्ट कमिंग आउट होगी, या उसको हमने टी इक्वल टू जीरो मान लिया, और थर्ड ड्रॉप के बाद सिक्स ड्रॉप आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, तो उस थर्ड ड्रॉप के लिए गिरे हुए 3 सेकेंड हो गए, और फिफ्थ ड्रॉप के लिए को गिरे हुए 1 सेकेंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a balloon rises upwards with speed of 10 meter per second. When the balloon is at a height of 100 meter above ground, a stone is dropped from it. Find time taken by a stone to reach ground, maximum height attained by a stone, and distance between balloon and stone after 3 seconds. तो हम ऊपर डायरेक्शन को प्लस वाई और नीचे की डायरेक्शन को माइनस वाई लेंगे। तो एक बलून है जिसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो बलून जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर की तरफ। तो जब ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर था बलून, तब एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। तो जब जनरली हम जब ड्रॉप करते हैं किसी भी चीज को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब रहती है, जब हम भी स्टेशनरी हो, मतलब कोई किसी चीज को ड्रॉप कर रहा है तो उसका भी स्टेशनरी होना जरूरी है। मतलब यहाँ पर बलून जो है वो मूव कर रहा है, तो इनर्शिया की वजह से बलून मूव कर रहा है, तो स्टोन के पास भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे आप खड़े खड़े किसी पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। बट आप हाथ को पत्थर को हाथ हाथ में रख के हाथ को ऊपर की तरफ किसी स्पीड से ले जाओ, और फिर उसी स्पीड में ले जाते ड्रॉप करो पत्थर को, तो पत्थर कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ चलेगा। मतलब ड्रॉप होने के जस्ट बाद नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि आपके हाथ की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो उस वजह से पत्थर की भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पर बलून की 10 मीटर पर सेकंड थी, और बॉल बलून के साथ स्टोन बलून के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। और जैसे ही 100 मीटर की हाइट आई, बलून में से किसी ने पत्थर को ड्रॉप कर दिया, तो पत्थर की भी इनर्शिया के कारण इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी। तो पत्थर कुछ इनिशियल वेलोसिटी के कारण कुछ डिस्टेंस ऊपर चलेगा, और ग्रेविटी नीचे लग रही, मतलब एक्सलेशन नीचे लग रही, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और किसी हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर वापस नीचे की तरफ जमीन की तरफ आएगा। तो हमसे पहले पूछा टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, तो इस पोजीशन से लेके यहाँ से यहाँ गए और वापस नीचे ग्राउंड पर आ गया, तो ये टोटल टाइम कितना लगा वो हमसे पूछा गया है। तो फाइनल पोजीशन कितनी, -100 जी। इनिशियल पोजीशन यहाँ पर हमने जीरो माना है, जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट किया था, स्टोन का जहाँ से मोशन स्टार्ट किया था उसको एस इक्वल टू जीरो मान लिया, तो फाइनल पोजीशन ऑफ स्टोन क्या हो गई, एस इक्वल टू -100 जे कैप, क्योंकि ये 100 है, और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई माना है, तो एस हो जाएगा -100 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी थी 10 जे कैप, 10 इंटू टी, जे कैप यू टी है तो 10 इंटू टी,
और हाफ एक्सलेशन क्या है, -10 j कैप और टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी को सॉल्व करेंगे तो एक टी की नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, और एक टी की ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 + √21, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब वापस ग्राउंड पर आएगा स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो टाइम रहेगा वो 1 + √21 टाइम रहेगा। फिर सेकेंड पार्ट है क्या, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय स्टोन। तो मैक्सिमम हाइट मतलब ग्राउंड से टोटल हाइट देखनी है हमको। तो पहले ग्राउंड से यहाँ तक हाइट तो हमको पता है 100 मीटर। अब यहाँ से कितनी हाइट और कवर की वो और निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट मतलब जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, ये पत्थर ऊपर गया और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो 2a.s = v² - u²। v 0 है और u 10 है, तो 0 - 100। और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, और पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन, इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर करना है इस वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोजीशन पोजीशन क्या है, पोजीशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ पोजीशन ऊपर की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है। तो 2a.s में एक्सेलरेशन इंटू पोजीशन इंटू cos ऑफ 180, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और उस तरीके से भी देख सकते हैं, और डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिख के उनका डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उससे भी माइनस आएगा। जैसे एक्सेलरेशन को -10 j कैप लिख दिया और पोजीशन है +h j कैप, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो -20h। तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एस इंटू कॉस थीटा लिख दो, या फिर ए और एस को वेक्टर फॉर्म में लिख के उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, दोनों ही सेम है। तो क्योंकि ए डॉट एस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में पता नहीं है तो वैसे कर सकते हैं, या फिर अगर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में पता है एक्सेलरेशन और पोजीशन दोनों, तो वेक्टर फॉर्म में पुट कर सकते हैं। बट क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए, अगर एक्सेलरेशन और पोजीशन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन, अगर सेम डायरेक्शन में होती तो प्लस साइन। ये बेसिक फंडा आप याद रख लीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 थी, तो यहाँ पर एच आ जाएगा 5 मीटर। तो ये एच आ गया 5 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट पूछी है तो यहाँ से 100 और ये 5 मीटर, तो टोटल हाइट आ जाएगी 105 मीटर। थर्ड पार्ट पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद बलून और स्टोन के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो जैसे ही स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो स्टोन ने ये अपना पाथ कवर किया, और बलून बलून भी थोड़ी रुका रहा होगा। बलून भी कुछ स्टोन ड्रॉप करने के बाद बलून अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। तो बलून ने भी ऊपर में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और स्टोन ने भी यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आया। तो 3 सेकंड के बाद कुछ फाइनल पोजीशन स्टोन की होगी और बलून की भी कुछ फाइनल पोजीशन होगी, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले 3 सेकंड के बाद बलून की क्या पोजीशन होगी तो वो निकाल लेते हैं। तो s = ut + ½ at²। एक्सेलरेशन 0 है बलून के लिए, क्योंकि जो ग्रेविटी लग रही है उसको हम बलून में जो इंजन है उसकी वजह से वो नेगलेक्ट हो रही है ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी को कैंसल आउट कर रहा है इंजन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो एक्सेलरेशन 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी 10 है जे कैप में, तो 10t × j कैप, 10t j कैप में पोजीशन आ जाएगी 10t j कैप। टाइम हम किस टाइम पर निकालनी है, t = 3 सेकंड पर। t = 3 पुट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी 30 j कैप। मतलब इस पोजीशन से 30 मीटर ऊपर की तरफ बलून पहुंच गया है t = 3 सेकंड पर। स्टोन की पोजीशन देखें 3 सेकंड पर, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 j कैप और टाइम है 3, तो 10 × 3 30 j कैप। हाफ एक्सलेशन है -10 j कैप, और टी स्क्वायर टी है 3, तो टी स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 30 - 45 -15 j कैप। तो -15 मतलब इस पोजीशन से ये s = 0 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 15 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है पार्टिकल। मतलब 3 सेकंड पर स्टोन जो है यहाँ पर चला और
नीचे की तरफ गिरते गिरते 3 सेकंड पर यहाँ कहीं पर आके, मतलब 3 सेकंड पर कुछ यहाँ पोजीशन होगी उसकी 15 जे कैप, -15 जे कैप, मतलब इस एस इक्वल टू 0 से नीचे की तरफ 15 मीटर। तो ये स्टोन जो है वो नीचे की तरफ 15 मीटर में है, और जो बलून है वो ऊपर की तरफ 30 मीटर में है। तो ये 30 मीटर और ये 15 मीटर, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 45 मीटर। तो बलून ऊपर 30 मीटर है और स्टोन नीचे 15 मीटर है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन आफ्टर 3 सेकंड निकाल दिया है। फिर है अ स्टोन इज dropped from the top of a tree, covers 6 meter height in last 0.2 second of fall, find height of tree। तो एक स्टोन को एक पेड़ से ड्रॉप कर दिया गया है और वो 6 मीटर हाइट या फिर 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है लास्ट 0.2 सेकंड ऑफ फॉल। मतलब यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया, ये ड्रॉप होते 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 ग्राउंड पर आया, तो ग्राउंड पर आने से 0.2 सेकंड पहले, मतलब मान लो यहाँ पर कुछ टाइम t1 है, जो फाइनल टाइम जो ग्राउंड पर पहुंचे वो t2 है, तो t2 माइनस t1 है जो 0.2 सेकंड है। इसमें लिखा है लास्ट 0.2 सेकंड, मतलब जो ग्राउंड से पहुंचने से पहले में जो लास्ट 0.2 सेकंड उसका पाथ था, मतलब जो लास्ट 0.2 सेकंड में जो उसने ट्रेवल किया वो 6 मीटर है। मतलब यहाँ टी इक्वल टू 0 पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर गिरते 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 यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद उसको इस पोजीशन से ग्राउंड पर जाने में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकंड। तो इस पोजीशन से ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में उसको 0.2 सेकंड का टाइम लगा, तो लास्ट 0.2 सेकंड ऑफ फॉल ये है। 6 मीटर चला उसने लास्ट के 0.2 सेकंड में। तो पहले हम टी वन को टी1 टाइम पर पोजीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, अ, यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो ये एस इक्वल टू 0 है, तो नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया और ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो टी इक्वल टू टी1 पर पोजीशन क्या रहेगी, h-6 जे कैप। तो h-6 जे कैप इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो 10 जे कैप, और टाइम है टी वन स्क्वायर, तो h-6 आ जाएगा 5t1 स्क्वायर। और टी2 पॉइंट पर हम पोजीशन ऑफ स्टोन इन टर्म्स ऑफ टी2 निकालें, तो हमको यहाँ पर टी इक्वल टू टी2 पर पोजीशन क्या है, एस इक्वल टू h-जे कैप। तो h-जे कैप इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 10 जे कैप और टाइम है टी2 स्क्वायर, तो h आ जाएगा 5t2 स्क्वायर। तो ये टी2 मतलब हम यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसीडर करना है, 0 से टी2, फाइनल टाइम टी2। तो h आ जाएगा 5t2 स्क्वायर, तो h-6 से 5t1 स्क्वायर, h है 5t2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इंटू टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा। और टी2 माइनस टी वन हमको 0.2 पहले से ही पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन लास्ट 0.2 सेकंड, तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है 0.2 सेकंड का। टी टू माइनस टी वन है 0.2 सेकंड, तो इसमें हम 0.2 पुट कर देंगे तो टी टू प्लस टी वन आ जाएगा 6, और टी टू माइनस टी वन है 0.2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे दोनों को, तो टी टू आ जाएगा 3.1 सेकंड और टी वन आ जाएगा 2.9 सेकंड। मतलब टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, तो टी इक्वल टू 2.9 सेकंड पर पार्टिकल यहाँ होगा, टी इक्वल टू 3.1 सेकंड पर पार्टिकल ग्राउंड होगा। तो ये लास्ट का 0.2 सेकंड का ये इंटरवल है। और हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ ट्री पूछी है, तो h इक्वल टू 5t2 स्क्वायर में हम t2 की वैल्यू रख देंगे, तो हाइट आ जाएगी 48.05। या फिर इस फॉर्मूले में t1 की वैल्यू रख दो, या फिर इस फॉर्मूले में t2 की वैल्यू रख दो, दोनों से हाइट आ जाएगी 48.05 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी के रिलेटिव में निकालेंगे। जो ऑब्जर्वर, मतलब किसी एक पार्टिकल को हम ऑब्जर्वर मान लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, और हम उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वो क्या देख रहा है मोशन को, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस मान लेंगे, तो
जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट को मतलब उसके मोशन को कैसे देख रहा है वो देखेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस एक्स डायरेक्शन ये मान ली और माइनस एक्स ये मान ली। तो 5 i कैप मीटर पर सेकंड से ए पार्टिकल जा रहा है और बी जो है वो 5 i कैप मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है ए और बी। और जो सी थर्ड थर्ड पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। तो हमको पहला एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ए की वेलोसिटी सी के हिसाब से क्या है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड तो ये ग्राउंड के हिसाब से जा रहा है, मतलब अर्थ के हिसाब से जो कि रेस्ट पर। तो सी के हिसाब से किस मतलब सी देखेगा पार्टिकल ए को, तो वो क्या देखेगा कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VAC मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। VAG मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी VCG होता है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ए विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है तो ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 5 i कैप मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0, रेस्ट पर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगा, 5 i कैप मीटर पर सेकंड। तो सी को भी ए 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगा क्योंकि सी भी रेस्ट पर है। बट अगर हम ए को हम बी के रिस्पेक्ट में देखें, बी के हिसाब से देखें, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5 और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5। 5 - 5 0, मतलब बी के हिसाब से ए चल ही नहीं रहा है, ए रेस्ट पर है। तो जैसे इस केस में हमने बी को ऑब्जर्वर माना है तो बी खुद को तो रेस्ट पर मानेगा। जो ऑब्जर्वर रहता है वो खुद को रेस्ट पर मानता है, उसकी वेलोसिटी 0 है। और दूसरे की वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बी के हिसाब से जो ए है ना वो रेस्ट पर है, मतलब चल नहीं रहा, क्योंकि ए भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो बी जो है वो ए को देखेगा तो ए रेस्ट पर माना रेस्ट पर देखेगा, क्योंकि जो बी और ए के बीच का डिस्टेंस है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, रिलेटिव डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फिक्स रह रहा है। बी अगर 5 मीटर इस डायरेक्शन में चलता है तो ए भी 5 मीटर चल जाता है, तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बी के हिसाब से ए तो मूव ही नहीं कर रहा है। अगर सी के हिसाब से देखें तो सी रेस्ट पर है और ए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ए 5 मीटर दूर चलेगा, फिर और 5 मीटर एक सेकंड में और चल जाएगा। तो सी के हिसाब से ए का डिस्टेंस उससे चेंज हो रहा है, मतलब ए मूव कर रहा है। बट बी के हिसाब से तो ए का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस जो है कांस्टेंट ही है। तो बी के हिसाब से ए रेस्ट पर है और अगर ए के हिसाब से बी देखेंगे तो वो भी रेस्ट पर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर बी की वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 5 - 5 वो भी 0 आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखें, अगर ए को ऑब्जर्वर मान लें, मतलब ए मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके ए के हिसाब से सी का क्या पोजीशन, मतलब सी मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, ये देख। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सी तो रेस्ट पर है ग्राउंड के हिसाब से और ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 0 - 5 - 5 i कैप मीटर पर सेकंड। मतलब ए के हिसाब से जो सी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब ए को हमने ऑब्जर्वर माना है तो ए तो रेस्ट पर रहेगा, ए रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि ए को हमने ऑब्जर्वर माना है तो ए के हिसाब से तो वो रेस्ट पर है। जो सी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। सी तो रेस्ट पर है बट ए मूव कर रहा है, तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है।
डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब ए को ये लगेगा सी मूव कर रहा है। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जिसको भी हम ऑब्जर्वर मानते हैं वो खुद को रेस्ट पर मानता है। ए को ऑब्जर्वर माना है तो ए हमेशा रेस्ट पर रहेगा। अब अदर बॉडीज को हमको देखना है तो हम इस फॉर्मूले का, ये वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो अगर ए को ऑब्जर्वर माना है तो ए हम रेस्ट पर लेंगे। अब सी को देखना है ए के हिसाब से सी क्या हो रहा है। तो अब ए रेस्ट पर है, बट इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ए को हमने रेस्ट पर माना है क्योंकि ऑब्जर्वर है, ए खुद को रेस्ट पर मानेगा क्योंकि ऑब्जर्वर है। बट इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है क्योंकि ए मूव कर रहा है। ए मूव कर रहा है बट ए खुद को रेस्ट पर मान रहा है, मतलब सी को मूव करना पड़ेगा। तो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ए खुद को रेस्ट पर मानेगा तो जो ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो सी को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा। क्योंकि ए और सी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सी, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है बट ए खुद को रेस्ट पर मान रहा है। ए अगर खुद ए उसके हिसाब से मूव ही नहीं कर रहा है, बट उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो किसको मूव करना पड़ेगा, सी को मूव करना पड़ेगा, तो सी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। इस फॉर्मूले से आप किसी का भी वेलोसिटी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालना है तो पहले ए का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, उसमें से सी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर सी का विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब टाइम सबके लिए सेम है, टाइम रिलेटिव नहीं है कि सी के हिसाब से टाइम अलग है, ए के हिसाब से टाइम अलग है। टाइम तो सबके लिए सेम है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी सेम है। हमने वेक्टर्स में देखा था कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, पोजीशन ओरिजिन पर डिपेंड कर रही थी और डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन ए और बी के बीच में जो रिलेटिव इनकी डिस्टेंस है। तो अगर सी के हिसाब से देखेंगे तो जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस सी देखेगा वही कोई अदर बॉडी यहाँ पर बैठी हुई देखेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो इनके बीच में चेंज हो नहीं रहा। आप ओरिजिन शिफ्ट कर दो तो इनके पोजीशन चेंज हो जाएंगे, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज थोड़ी होगा। हमने वेक्टर्स में ये देखा था कि दो वेक्टर्स थे और एक ओरिजिन था और दो वेक्टर्स थे। अगर ओरिजिन चेंज कर दो तो उनके पोजीशन चेंज हो जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। ओरिजिन आप कहीं भी शिफ्ट कर दो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। मतलब रेफरेंस आप चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट, दो पार्टिकल के बीच की डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगी, रेफरेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। बट पोजीशन डिपेंड करेगी। अगर एक पॉइंट की पोजीशन एक ओरिजिन के हिसाब से कुछ है तो दूसरे ओरिजिन के हिसाब से कुछ और होगी। पोजीशन चेंज करेगी बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो जैसे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर सी जो है रेस्ट पर है और एक बस है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक उसके अंदर ए बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू बस, मतलब बस के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हमको निकालनी फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जीरो है, बट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं पता। ए विथ रिस्पेक्ट टू बस गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं गिवन है। तो वो हम निकाल लेंगे, वो हम कहाँ से निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हमको बस दिए है। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, बस की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड के बने, बी मतलब बस। तो ये भी 2 i कैप है और ये भी 10 i कैप है, तो वी ए जी माइनस 10 i कैप इक्वल टू 2 i कैप। तो वी ए जी क्या आ जाएगा, 12 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो वी ए सी आ जाएगा 12 i कैप सेकेंड। मतलब सी के हिसाब से जो ए है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है।
ये केस। अच्छा, ये सेकंड वाला केस। हाँ, तो फर्स्ट केस में तो ए के हिसाब से 12 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब सेकंड केस, ये दूसरा क्वेश्चन है। अ, इसमें जो है, जो ए है वो 3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बस। अभी 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा था। अब 3 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बस। और बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब सी भी मूव कर रहा है और 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी पूछिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी गिवन है हमको? 20 i कैप। ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता हमको। ए विद रिस्पेक्ट टू बस तो पता है, बट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बस पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना है? -3 i कैप। इस डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन में प्लस माना और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -3 i कैप। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है? 10 i कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 7 i कैप मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पुट करेंगे तो वी ए सी आ जाएगा -13 i कैप। मतलब अगर सी ऑब्जर्वर है, सी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो सी ऑब्जर्वर है तो सी तो रेस्ट पर रहेगा सी के हिसाब से। सी के हिसाब से सी रेस्ट करे। उसको ए जो है वो 13 मीटर पर सेकंड उसकी तरफ आते हुए देखेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी? -13 i कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सी खुद को रेस्ट पर देखेगा और जो ए है वो उसकी तरफ 13 मीटर पर सेकंड से आता हुआ उसको दिखेगा। तो जो ए बस के हिसाब से 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बट सी के हिसाब से जो है वो 13 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ thief starts running with an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड square and a policeman chases him with 20 मीटर per second. Distance between them at that time is 150 मीटर. Find time and position when policeman catches thief. तो एक thief है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागना स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, 1 मीटर पर सेकंड एक्सलेशन स्क्वायर से एक्सलेशन। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और एक्सलेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुलिसमैन की वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है और उसकी एक्सलेशन 0 है। और उस मूवमेंट पर उस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। तो हमसे पूछा है टाइम और पोजीशन बताओ जब पुलिसमैन चोर को पकड़ लेता है। तो वो उस मूवमेंट पर टाइम और पोजीशन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो ये t=0 स्टार्ट है, मतलब इनिशियली ये कंडीशन थी। पुलिसमैन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, एक्सलेशन 0। और चोर की जो एक्सलेशन वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो एक्सेलेरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा। तो कुछ देर बाद जो पुलिस और चोर दोनों मतलब पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो वो दोनों एक ही पोजीशन पर रहेंगे। पकड़ लेगा मतलब एक पोजीशन पर रहेंगे। जब दोनों साथ में होंगे जब तो पकड़ पाएगा उसको। तो उन दोनों की पोजीशन सेम होगी। ये टाइम मान लो t=t है। तो इस टाइम पर मान लो ये डिस्टेंस d, चोर की पोजीशन से d डिस्टेंस दूर यहाँ पर दोनों मिले। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो जो चोर का मोशन होगा वो कहाँ होगा? इस पोजीशन से t=0 पर। मान लो ये s=0 पर था। मान लो इस पोजीशन को s=0 मान लिया। चोर के स्टार्ट ऑफ मोशन को s=0। फिर चोर भागते भागते इस पोजीशन पर पहुंचा। तो s=d i कैप हो जाएगा। इस डायरेक्शन को +x और इस डायरेक्शन को -x। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ चोर क्या हो जाएगी? d i कैप। d डिस्टेंस है और इसको s=0 माना है तो s=d i कैप। और यहाँ t=t है और t=0 है। सेम पुलिस के साथ, पुलिस यहाँ पर t=0 पर s=0 इसकी पोजीशन मान ली। मतलब पोजीशन हम सबकी अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन हम कुछ भी ले सकते हैं ना। हम चोर के मोशन को अलग कंसिडर कर लें, उसके
पोजीशन को उसके एस इक्वल टू जीरो को हमने ये पोजीशन मान लिया, और पुलिस के एस इक्वल टू जीरो को हमने ये पोजीशन मान लिया। तो चोर पुलिस यहाँ था तो एस इक्वल टू जीरो इसको मान लिया उसके हिसाब से, और पुलिस भागते भागते यहाँ पर फाइनल पोजीशन दोनों की ये है। तो इसकी पुलिस की पोजीशन क्या हो जाएगी, डी प्लस 150 प्लस डी आई कैप, एस इक्वल टू जीरो ये है उसके लिए, डी प्लस 150 आई कैप, और टी इक्वल टू टी। तो पहले हम चोर के मोशन को कंसीडर करेंगे, चोर के जो उसने डी डिस्टेंस चला उसकी फाइनल पोजीशन डी आई कैप है, तो डी आई कैप इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ये, तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी 1 है, टाइप डी इक्वल टू टी है, तो डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय 2 मीटर। तो डी की वैल्यू चोर के मोशन को कंसीडर करेंगे तो डी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 मीटर आ गया। अब पुलिस के मोशन को कंसीडर करेंगे तो एस इक्वल टू जीरो यहाँ था, एस इक्वल टू टी प्लस 150 यहाँ पर आ गया, तो 150 प्लस डी आई कैप इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी 20 आई कैप इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जीरो है इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर डी आ जाएगा 20 टी माइनस 150, ये तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि, तो डी आ जाएगा 20 टी माइनस 150। यहाँ पर हमने एस इक्वल टू जीरो इन दोनों के लिए अलग अलग इसलिए मान सकें क्योंकि हम इनकी इक्वेशंस को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इसकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिख रहे हैं और इसकी अलग इक्वेशन ऑफ मोशन हम अलग लिख रहे हैं, दोनों का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम तो सेम रहेगा। मान लो इक्वल टू जीरो पर ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो हमने इसकी पोजीशन को ऐसे इक्वल टू जीरो यहाँ पर मान लिया, इसकी पोजीशन को ऐसे इक्वल टू जीरो मान लिया। तो जब इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम पुट करेंगे तो उसमें जो टी इक्वल टू टी पर डी आई कैप रहेगा और टी इक्वल टू जीरो पर एस इक्वल टू जीरो रहेगा, और जब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पर एस इक्वल टू जीरो रहेगा और टी इक्वल टू टी पर डी प्लस 150 आई कैप रहेगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हम जब एक एक जब एक पर्सन के लिए अलग मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन उसकी पोजीशन को हम अलग से कंसीडर कर सकते हैं, मतलब चोर की मोशन को हम इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन इनिशियल पोजीशन हमने ये मान ली, और मतलब एस इक्वल टू जीरो ये मान लिया, और पुलिस की एस इक्वल टू जीरो ये मान लिया, तो यहाँ से डी टी स्क्वायर बाय टू आया और यहाँ से डी 20 टी माइनस 150 आया। तो जब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो टी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू 20 टी माइनस 150, तो यहाँ से टी की वैल्यू दो वैल्यूज आएंगी, 30 सेकेंड और 10 सेकेंड, मतलब पुलिस और चोर जो है वो दो बार मिलेंगे। मतलब पहले 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा था, तो ये जाएगा और ये अभी एक्सलेट करना चालू हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो कुछ देर पे बढ़ेगी यहाँ पर आएगा, और जब तक पुलिस इसको पकड़ लेगा, फिर उसके बाद पुलिस इससे आगे निकल जाएगा, और पुलिस इससे आगे निकल जाएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये चोर जो है वो एक्सलेट कर रहा है, तो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी। तो पहले मान लो पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, तो चोर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर आएगा, और पुलिस कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वो तेजी से आएगा और यहाँ पर इसको पकड़ लेगा, फिर पुलिस आगे निकल जाएगा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये तो कांस्टेंट से चल रहा है पुलिस 20 मीटर पर सेकंड, बट इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये फिर इससे मिल जाएगा, तो दो बार मिलेंगे यहाँ पर। तो एक टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो पोजीशन होगी वो 20 × 10, मतलब मान लो 10 सेकंड पर फर्स्ट वाले 10 सेकंड पर मिले तो किस पोजीशन पर मिलेंगे, तो मान लो पुलिस के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 20 × 10 200 मीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ पुलिसमैन, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ पुलिसमैन ये थी, तो उससे 200 मीटर दूर, ये 200 मीटर दूर, ये जो इस पॉइंट तक लेकर पूरे टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर, और फिर जब दोबारा मिलेंगे तो टी इक्वल टू 30 सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पुलिसमैन, तो 20 × 30 600 मीटर, तो इस पोजीशन से 600 मीटर दूर पर दोनों मिलेंगे।
तो ये मेथड बनती है। अब दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, रिलेटिव मोशन वाली मेथड। तो पुलिसमैन जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, एक्सलेशन 0 है। चोर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक्सलेशन से, और वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? इसकी 20 i कैप और इसकी जे कैप, 0 जे कैप, 0 i कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चेयर, विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पुलिस की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी 20, और चोर की कितनी 0, तो 20 i कैप रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। फिर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0, और चोर का 1 मीटर पर सेकेंड, तो प्लस i कैप 1 i कैप, तो -i कैप रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। 0 - i कैप -i कैप। तो मतलब अगर चोर को हम ऑब्जर्वर मान लें तो चोर रेस्ट पर आ जाएगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहता है। तो उसके हिसाब से पुलिस 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में चलेगा, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आई कैप है तो अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है। 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है चोर के हिसाब से, पुलिस की ये कंडीशन है। तो 150 मीटर पर दूर है, तो मान लो ये एस इक्वल टू 0 है और ये एस इक्वल टू 150 है। तो पुलिस को चोर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो 150, मतलब पुलिस यहाँ पर तो 150 i कैप पर कब आएगा? तो पहले 150 i कैप यहाँ पर रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इंटू टी आई कैप प्लस हाफ एक्सलेशन नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आएगा 10 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो जो चोर के हिसाब से जो मोशन होगा ना पुलिस का, वो ये होगा कि पुलिस इस पोजीशन से आएगा आएगा और एस इक्वल टू 150 पर आएगा, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर, मतलब एक बार मीट हुई पुलिस आगे निकल जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा, और फिर टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर ये वापस मिल जाएंगे। ये चोर के हिसाब से, चोर तो रेस्ट पर है, खुद को चोर रेस्ट पर देख रहा है, तो अगर उसके हिसाब से पुलिस को देखा जाए तो पुलिस ऐसे मूवमेंट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर इस पोजीशन पर चोर से मिल जाएगा, और फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, और फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा और फिर टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर फिर मिल जाएगा। तो 2 बार मिलेगा चोर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थीफ स्टार्ट्स रनिंग विद एन एक्सेलरेशन of 1 meter per second square, and a policeman chases him with 10 meter per second. Distance between them at that time is 100 meter. Find whether policeman catches thief or not. If policeman cannot catch thief, then find closest distance between them. तो इस बार पुलिस की एक्सलेशन 0 है और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और चोर जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उनके बीच का डिस्टेंस उस टाइम पर 100 मीटर है। तो ये टी इक्वल टू 0 वाला केस हो गया, इनिशियल केस। अब हम अगर रिलेटिव मोशन देखें तो चोर को हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा चोर। अब पुलिस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चोर चोर क्या हो जाएगी? पुलिस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस चोर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 10 - 10 i कैप -0, तो 10 i कैप रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है चोर के हिसाब से। और एक्सलेशन देखें रिलेटिव, तो एक्सलेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सलेशन कितनी है? 0, और चोर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन है 1 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 - 1 i कैप -i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सलेशन नेगेटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस 100 मीटर। तो 100 i कैप इक्वल टू 10 t i कैप, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सलेशन है -1 i कैप इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब टी निकालेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके इमेजिनरी टाइम आएगा, मतलब पुलिस पुलिसमैन जो है चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगा। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या है कि ये इस इक्वेशन को रियल टाइम कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मतलब ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब पुलिस और चोर कभी एक पोजीशन पर कभी नहीं आएंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे जब भी तो मतलब ये यहाँ से इधर तक आएगा तो
अगर क्रॉस करेगा इसकी पोजीशन को तो तभी सेम पोजीशन पर आएंगे, लेकिन इमेजिनरी रूट से मतलब इमेजिनरी टाइम आ रहा है, मतलब ये कभी भी पुलिस जो है कभी भी चोर की पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। तो अब पुलिस जो है चोर को नहीं पकड़ पाएगा, तो अब हमको क्या निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन है, मतलब पकड़ तो नहीं पाएगा लेकिन कितना क्लोज आ पाएगा, बेसमेंट भागेगा कितने क्लोज आ पाएगा इसके, वो निकालना है। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने रिलेटिव मोशन कंसीडर किया, तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, चोर को ऑब्जर्वर मान लिया तो चोर रेस्ट पर आ गया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सलेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फिर यहाँ पर कहीं पर जीरो हो जाएगी और वापस से रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा चोर के हिसाब से। असल में तो चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, बट चोर को अगर रेस्ट पर मान लें तो पुलिस का उसके हिसाब से ये मोशन होगा, पहले वो यहाँ आएगा और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वापस रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहले 10 मीटर पर सेकंड मान लो वेलोसिटी, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, डिक्रीज हो गया, फिर 2 हो गई और फिर जीरो हो जाएगी और फिर वापस लौट के फिर वापस चलने लगेगा। तो मान लो इस पॉइंट तक आ पाया पुलिस, तो ये पोजीशन हो जाएगी एस इक्वल टू एस आई कैप, ये मान लो जीरो है तो ये एस इक्वल टू एस आई कैप मान लो, और ये एक्स डिस्टेंस मान लो, मतलब एक्स डिस्टेंस दूर रह गया चोर से, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना एक्स मीटर है, मतलब कितना पास आ पाया। क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस उनके बीच में बचा था, यहाँ से यहाँ तक आया और वापस लौट के चला गया, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस बचा, एक्स मीटर हमने मान लिया, एक्स मीटर डिस्टेंस बचा है, तो एक्स फाइंड करना है हमको। तो इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी, तो जब जीरो होगी उसी पॉइंट पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, तो v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी 10 i कैप प्लस एक्सेलरेशन है -1 i कैप इंटू टी, टी यहाँ से आ जाएगा 10 सेकेंड, तो इस पॉइंट पर टी इक्वल टू 10 सेकेंड होगा। और अगर पोजीशन निकालें एस इक्वल टू एस आई कैप हो जाएगा यू टी, यू है 10 i कैप इंटू टी है 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सलेशन है -1 i कैप और टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो एस जो आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर चल चुका होगा, और टोटल कितना है 100 मीटर है, तो 100 मीटर में 50 मीटर माइनस करें तो ये एक्स कितना आ जाएगा 50 मीटर, मतलब ये जो पुलिस है वो हाफ डिस्टेंस तक ही आ पाया होगा और फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, मतलब चोर के हिसाब से, चोर को हमने रेस्ट पर माना है, तो चोर के हिसाब से जो पुलिस का मोशन है वो यहाँ तक आया और यहाँ पर से फिर लौट कर चला गया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, टोटल 100 मीटर है और ये 50 मीटर तक आ पाया, तो एक्स कितना हुआ 50 मीटर, 100 - 50, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is dropped from the tower and at the same time another ball is thrown downwards from the same tower at a speed of 3 meter per second, find separation between them after 3 seconds। तो एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और एक बॉल को नीचे थ्रो किया गया है, फेंक दिया नीचे 3 मीटर पर सेकंड से, तो हम नीचे वाली डायरेक्शन को हम प्लस मान लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से करेंगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस बॉल के लिए भी एक्सीलरेशन नीचे ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस बॉल के लिए भी एक्सीलरेशन नीचे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा वो 10 - 10 जीरो हो जाएगा, तो बॉल सी और बॉल बी के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर सी को हम ऑब्जर्वर मान लें तो जो सी रेस्ट पर रहेगा क्योंकि सी ऑब्जर्वर है, और सी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और बी की इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो 3 - 0 3 मीटर पर सेकंड आएगी, तो सी अगर ऑब्जर्व है तो सी इसी पॉइंट पर रहेगा सी के हिसाब से, और जो बी है वो 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से नीचे जाएगा, तो सी वाला जो बॉल है वो तो यहीं पर रहा, बट जो बी वाला बॉल है वो 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जाता है और टी इक्वल टू 3 सेकंड पर यहाँ कहीं पहुंच गया। तो हम सी को ऑब्जर्व किया तो सी को ऑब्जर्वर बनाया तो सी रेस्ट पर यहीं पर रहेगा, और सी बी को ऑब्जर्व करेगा तो
बी सी के हिसाब से जो बी है वो 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा और टी=3 सेकंड पर यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो ये हमको टी=3 सेकंड पर हमको सी बॉल और बी बॉल के बीच में सेपरेशन फाइंड करना है। तो आफ्टर 3 सेकंड जो पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगी, ये s=0 मान लिया, तो t=3 सेकंड के भी बाद एक्सेलरेशन तो जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 3 × 3, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और टाइम 3 सेकंड है, तो 3 × 3 9। तो इस पोजीशन पर 9 जगह पर आएगा, तो सेपरेशन बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 9 मीटर। तो अगर सी ऑब्जर्वर है तो सी यहीं पर रहेगा, बी सी के हिसाब से बी नीचे जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से, t=3 पर जी s=9 जगह पर पहुंच जाएगा। हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो t=3 सेकंड पर 9 जगह पर पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो उनके बीच में t=3 सेकंड पर सेपरेशन कितना रहेगा, 9 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक बी बॉल है, उसको 16 मीटर पर सेकंड नीचे नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और एक सी बॉल है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया है 2 मीटर पर सेकंड से सेम टाइम पर। तो और जो हाइट ऑफ टॉवर है वो 36 मीटर है। तो हमको पोजीशन और टाइम फाइंड करना है जब सी और बी दोनों मीट करेंगे। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों के लिए जी ही लग रहा है, ये ऊपर जा रही है बट एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रहा है, ये नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है। तो जो दोनों का नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन लग रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। हम्म, तो अगर बी को ऑब्जर्वर बना दें तो बी रेस्ट पर आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, बी के हिसाब से सी की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2 j कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -16। ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ये यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2 j कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -16 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 18 j कैप। तो ये 18 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है, और बी यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो बी को ये दिख रहा है कि सी जो है वो 18 मीटर पर सेकंड से बी की तरफ आ रही है। टाइम कितना लगेगा इनको, सी को बी की तरफ पहुंचने में, बी पर पहुंचने में, तो 36 डिस्टेंस है और वेलोसिटी 18 है, तो 36/18 2 सेकंड इसको टाइम लगेगा। टाइम तो निकाल लिया 2 सेकंड, अब पोजीशन फाइंड करनी है, तो 2 सेकंड बाद दोनों की पोजीशन फाइंड कर लेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मतलब दोनों की पोजीशन फाइंड करनी है तो सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, t=2 सेकंड पर दोनों की पोजीशन हम फाइंड कर लेंगे। तो आफ्टर 2 सेकंड सी कहाँ पर होगा, सी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो और एक्सेलरेशन नीचे 10 है। अब रिलेटिव नहीं लगाए, क्योंकि अब हमको इंडिविजुअल पोजीशन फाइंड करनी है कि 2 सेकंड बाद दोनों बॉडी कहाँ पर रहेंगी। तो रियल में तो इसका 2 मीटर पर सेकंड नीचे वेलोसिटी था और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड बाद ये कहाँ पर आएगी, 2 j कैप इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2 टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 j कैप इंटू t² मतलब 2² 4, तो 24 j कैप। मतलब नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो 24 j कैप मतलब नीचे की डायरेक्शन में 24, s=0। सी जो सी वाला बॉल है उसके लिए s=0 हमने ये माना है, तो 24 मीटर j कैप में नीचे की तरफ, मतलब 24 मीटर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 सेकंड बाद। और जो बी है उसके लिए s=0 ये मान लेंगे, तो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने सी के लिए s=0 ये मान लिया, और सी पोजीशन यहाँ पर, और बी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने बी का जो इनिशियल पोजीशन है वो ये मान लिया, s=0 ये वाला पोजीशन मान लिया। तो उसका t=2 सेकंड बाद पोजीशन निकालेंगे, तो आफ्टर 2 सेकंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम बॉटम कितना हो जाएगा, -16, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है -16 j कैप इंटू 2 टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 10 j कैप इंटू t² 4, तो -12 j कैप, मतलब 12 j कैप ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, तो -12 j कैप मतलब 12 j कैप ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो 12
इसने कवर किया और 24 इसने किया, टोटल 36 था। मतलब यहाँ पर t = 2 सेकंड पर दोनों यहाँ पर आके मिलेंगे। तो सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 24 मीटर फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप से नीचे की तरफ 24 मीटर सी की पोजीशन है, और बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, बॉटम से 12 मीटर ऊपर की तरफ। ये बुकिंग बी की पोजीशन है। तो हम, क्योंकि सी की पोजीशन निकालनी है तो हम उसके लिए ओरिजिन अलग मान सकते हैं। बी की ये मान लिया हमने ओरिजिन, मतलब एस इक्वल टू 0। बी की पोजीशन निकालनी है तो हमने उसके लिए ये ओरिजिन मान लिया, एस इक्वल टू 0। ओरिजिन तो हम कहीं भी मान सकते हैं। ओरिजिन मान लो अगर एस इक्वल टू 0 इसको ही मान लिया, बी के लिए भी इसको एस इक्वल टू 0 मान लिया, तो इनिशियली तो वो एस इक्वल टू फिर -36 पर हो जाएगा, +36 पर, नीचे प्लस किया तो इसलिए वो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम उस पार्टिकल का एस इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो सी को यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका सी का एस इक्वल टू 0 यहाँ मान लिया, और बी को यहाँ से स्टार्ट किया तो बी का एस इक्वल टू 0 यहाँ मान लिया है। तो ये इन दोनों की पोजीशंस आ गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, काइनेमेटिक्स इन बंडी मोशन, चैप्टर एंड हो गया।